साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फूले जी के परिनिर्वाण दिवस पर। सबसे पहले तो माता सावित्रीबाई फूले जी को, राष्ट्रमाता जी को मेरा, हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उनको नमन। और यहाँ हम आपको सावित्रीबाई फूले जी की पूरी बायोग्राफी और उनके कामों को आपको बताएंगे। उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको पसंद आएगा और आप सावित्रीबाई फूले जी से, खास तौर से महिलाएं, कुछ सीख लेंगी और उनके जैसा कुछ काम करने के लिए प्रयास करेंगी, कोशिश करेंगी। तो शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फूले 3 जनवरी 1831, 10 मार्च 1897 तक रही। 3 जनवरी 1831 का जन्म हुआ उनका और 10 मार्च 1897 को परिनिर्वाण हो गया। एक भारतीय शिक्षिका, समाज सुधारक और कवि थी, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। महाराष्ट्र में अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत के नारीवादी आंदोलन की अग्रणी माना जाता है। उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार को खत्म करने का प्रयास किया। वह और उनके पति भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। उन्होंने 1848 में पुणे में तात्या साहेब भिड़े के निवास या भिड़ेवाला में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में हुआ था। उनका जन्म स्थल सिरवल से लगभग 15 किलोमीटर 9.3 मील और पुणे से 50 किलोमीटर 31 मील दूर है। वह लक्ष्मी और पाटिल की 4 संतानों में सबसे छोटी बेटी थी, जो दोनों माली समुदाय से आते थे। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फूले से 9 या 10 साल की उम्र में शादी कर ली थी, जबकि वह सावित्रीबाई अपनी शादी के समय अनपढ़ थी। उनके पति ने उन्हें और साथ ही अपनी चचेरी बहन सगुणाबाई सिरसागर को उनके खेत पर काम करते हुए घर पर ही शिक्षित किया। एक बार जब उन्होंने ज्योतिराव के साथ अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने अपने दोस्तों सखाराम, यशवंत परांजपे और केशव शिवराम भावलकर के मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने खुद को 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित किया। पहला अहमदनगर में एक अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फरार द्वारा संचालित संस्थान में था और दूसरा कोर्स पुणे के एक नॉर्मल स्कूल में था। अपने प्रशिक्षण को देखते हुए सावित्रीबाई पहली महिला भारतीय शिक्षिका और प्राध्यापिका हो सकती हैं। अपनी शिक्षिका की शिक्षा पूरी करने के बाद सावित्रीबाई फूले ने पुणे में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने ज्योतिबा फूले की बहन सगुणाबाई क्षीरसागर के साथ मिलकर ऐसा किया, जो एक क्रांतिकारी नारीवादी और ज्योतिराव की गुरु थी। सगुणाबाई के साथ पढ़ाना शुरू करने के कुछ समय बाद ही सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने सगुणाबाई के साथ मिलकर भिड़ेवाड़ा में अपना स्कूल शुरू किया। भिड़ेवाड़ा डॉक्टर तात्या साहब भिड़े का घर था, जो तीनों के काम से प्रेरित थे। भिड़ेवाड़ा के पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का पारंपरिक पश्चिमी पाठ्यक्रम शामिल था। 1851 के अंत तक सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले पुणे में लड़कियों के लिए 3 अलग अलग स्कूल चला रहे थे। तीनों स्कूलों में मिलकर लगभग 150 छात्राएं नामांकित थीं। पाठ्यक्रम की तरह तीनों स्कूलों द्वारा अपनाई गई शिक्षण पद्धतियां सरकारी स्कूलों में इस्तेमाल की जाने वाली पद्धतियों से भिन्न थी। लेखिका दिव्या कुंदकरी का मानना है कि फूले की पद्धतियां सरकारी स्कूलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पद्धतियों से बेहतर मानी जाती थी। इस प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप फूले के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कों की संख्या से अधिक थी। साथियों, आप देख रहे हैं सावित्रीबाई फूले जी की जीवनी, बायोग्राफी। दुर्भाग्य से सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले की सफलता को रूढ़िवादी विचारधारा वाले स्थानीय समुदाय से
बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कंडुकरी ने कहा कि सावित्रीबाई अक्सर एक अतिरिक्त साड़ी लेकर अपने स्कूल जाती थीं, क्योंकि उनके रूढ़िवादी विरोध के कारण उन पर पत्थरों, गोबर और मौखिक दुर्व्यवहार से हमला किया जाता था। तो ये लोग हमला जो करते थे सारे ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग थे। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ज्योतिराव के पिता के घर पर रहे थे। हालांकि 1849 में ज्योतिराव के पिता ने दंपत्ति को अपना घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि मनुस्मृति और उससे प्राप्त ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार उनके काम को पाप माना जाता था। ज्योतिराव के पिता के घर से बाहर निकलने के बाद फूले ज्योतिराव के एक मित्र उस्मान शेख के परिवार के साथ रहने चले गए। यहीं पर सावित्री की मुलाकात फातिमा बेगम शेख नामक एक करीबी दोस्त और सहकर्मी से हुई। शेख पर एक प्रमुख विद्वान नसरीन सैयद के अनुसार फातिमा शेख पहले से ही पढ़ना और लिखना जानती थी, इसलिए उनके भाई उस्मान, जो ज्योतिराव के मित्र थे, ने फातिमा को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। वह सावित्रीबाई के साथ नॉर्मल स्कूल गई और दोनों ने एक साथ स्नातक किया। वह भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थी। आप देखिए, उस जमाने में ग्रेजुएशन करना, स्नातक डिग्री लेना कितना बड़ा काम। फातिमा, सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने 1849 में शेख के घर में एक स्कूल खोला। 1850 के दशक में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने 2 शैक्षिक ट्रस्टों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे हकदार थे नेटिव मिल स्कूल, पुणे, महार, मांस आदि की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी। इन 2 ट्रस्टों ने कई स्कूलों को शामिल किया, जिनका नेतृत्व सावित्रीबाई फूले और बाद में फातिमा शेख ने किया। 15 सितंबर 1853 को ईसाई मिशनरी पत्रिका ज्ञानोदय को दिए गए साक्षात्कार में ज्योतिराव ने सावित्रीबाई और अपने काम का सारांश देते कहा, मेरे मन में यह बात आई थी कि मां के कारण बच्चे में जो सुधार आता है वह बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा है। इसलिए जो लोग इस देश की खुशहाली और कल्याण के बारे में चिंतित हैं, उन्हें महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और अगर वे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ज्ञान देने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया, लेकिन मेरी जाति के भाइयों को यह पसंद नहीं आया कि मैं लड़कियों को पढ़ा रहा हूं और मेरे अपने पिता ने हमें घर से निकाल दिया। देखिए कितनी कितनी तकलीफें उनको सहनी पड़ी इस काम के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए। कोई भी स्कूल के लिए जगह देने को तैयार नहीं था और नहीं हमारे पास इसे बनाने के लिए पैसे थे। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लहूजी राउत मांग और रणवा महार ने अपनी जाति के भाइयों को शिक्षित होने के लाभों के बारे में समझाया। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया और कुल 18 स्कूल खोले। 1852 में 3 फूले स्कूल चल रहे थे, जिनमें 273 लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही थीं, लेकिन 1858 तक वे सभी बंद हो गए। एलेनोर जूलियट ने 1857 के विद्रोह, सरकारी सहायता वापस लेने और पाठ्यक्रम के बारे में असहमति के कारण ज्योतिराव द्वारा स्कूल प्रबंधन समिति से इस्तीफा देने के कारण निजी यूरोपीय दान के बंद होने को दोषी ठहराया। 1863 में फूले दंपत्ति ने अपने लंबे समय के दोस्त सदाशिव बल्लाल गोवंडे के साथ मिलकर मुख्य रूप से गर्भवती विधवाओं के लिए बाल हत्या रोकथाम केंद्र शुरू किया। केंद्र का विज्ञापन करते हुए पुणे के चारों ओर पर्चे चिपकाए गए, विधवाओं यहां आओ और अपने बच्चों को सुरक्षित और गुप्त रूप से जन्म दो। यह आपके विवेक पर निर्भर है कि आप बच्चों को केंद्र में रखना चाहती हैं या अपने साथ ले जाना चाहती हैं। यह अनाथालय बच्चों की देखभाल करेगा। फूले दंपत्ति ने 1880 के दशक के मध्य तक शिशु हत्या रोकथाम के लिए केंद्र चलाए। तो देखिए उनके कोई एक शिक्षा के अलावा भी उनके कितने बड़े बड़े काम हैं देश के लिए और खास तौर से महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए। सावित्रीबाई और ज्योतिराव की अपनी कोई संतान नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यशवंत राव को गोद लिया था, जो एक ब्राह्मण विधवा का बेटा था। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए अभी तक कोई मूल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब यशवंत शादी के लिए तैयार थे तो उन्हें उपयुक्त साथी ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि उनका जन्म एक विधवा से हुआ था।
इसलिए सावित्रीबाई ने संभवतः फरवरी 1889 में अपने संगठन के कार्यकर्ता डायनोवा सोसाने की बेटी से उनकी शादी की थी। सावित्रीबाई और उनके दत्तक पुत्र यशवंत ने दुनिया भर में फैली तीसरी महामारी ब्यूबोनिक प्लेग से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए एक क्लिनिक खोला। जब यह 1897 में नाला सोपोरा के आसपास के क्षेत्र में दिखाई दिया, क्लिनिक पुणे के बाहरी इलाके में संक्रमण से मुक्त क्षेत्र में स्थापित किया गया था। सावित्रीबाई पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ के बेटे को बचाने की कोशिश में वीरतापूर्वक मर गई। यह जानने पर कि बाबाजी गायकवाड़ के बेटे को मुंडवा के बाहर महार बस्ती में प्लेग हो गया था, सावित्रीबाई फुले दौड़कर उनके पास गईं और उन्हें अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल ले गईं। इस प्रक्रिया में सावित्रीबाई फुले प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई फुले एक लेखिका और कवित्री भी थीं। उन्होंने 1854 में काव्य फूले, 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित की थी और जाओ शिक्षा प्राप्त करो नामक एक कविता भी लिखी, जिसमें उन्होंने उन लोगों को प्रोत्साहित किया जो शिक्षा प्राप्त करके खुद को मुक्त करने के लिए उत्पीड़ित हैं। अपने अनुभव और काम के परिणाम स्वरूप वह एक उत्साही नारीवादी बन गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। सावित्रीबाई ने महिलाओं के लिए एक सभा स्थल की भी मांग की जो जातिगत भेदभाव या किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त हो। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह था कि उपस्थित सभी महिलाओं को एक ही चटाई पर बैठना था। वह एक शिशु हत्या विरोध कार्यकर्ता भी थी। उन्होंने शिशु हत्या रोकथाम गृह नामक महिला आश्रय गृह खोला, जहां ब्राह्मण विधवाएं अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से जन्म दे सकती थी और यदि वे चाहें तो उन्हें गोद लेने के लिए वहां छोड़ सकती थी। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। अपने पति ज्योतिराव को लिखे पत्र में सावित्रीबाई ने एक लड़के की कहानी बताई जिसे निचली जाति की महिला के साथ संबंध बनाने के कारण उसके साथी ग्रामीणों द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाने वाला था। तभी सावित्रीबाई ने हस्तक्षेप किया और उन्हें लिखा, मुझे उनकी हत्या की योजना के बारे में पता चला। मैं मौके पर पहुंची, उन्हें डरा कर भगा दिया। ब्रिटिश कानून के तहत प्रेमियों को मारने के गंभीर परिणामों के बारे में बताया। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर और अम्मा भाऊ साठे के साथ फूले पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रूप से एक प्रतीक बन गए हैं। मानवीय हक अभियान, मानवाधिकार अभियान एक मांग अम्बेडकरवादी निकाय की स्थानीय शाखाओं में महिलाएं अक्सर उनकी जयंती मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं में जन्मदिन पर जुलूस निकालती हैं। पुणे सिटी कॉरपोरेशन ने 1983 में उनके लिए एक स्मारक बनाया। 10 मार्च 1998 को इंडिया पोस्ट द्वारा फूले के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था। सावित्रीबाई की जन्मतिथि 3 जनवरी पूरे महाराष्ट्र में बालिका दिवस शाब्दिक रूप से बालिका दिवस के रूप में मनाई जाती है, खासकर लड़कियों के स्कूलों में। 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उनके सम्मान में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया। 3 जनवरी 2017 को सर्च इंजन गूगल ने सावित्रीबाई फुले की 186वीं जयंती को एक विशेष संदेश के साथ चिन्हित किया। तो ये उनके परिनिर्वाण के बाद जो उनको सम्मान भारत सरकार द्वारा और वर्ल्ड लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन गूगल द्वारा उनको चिन्हित किया गया, एक बहुत बड़े मायने इसके निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पूरे ध्यान से आपने उनकी बायोग्राफी को सुना होगा तो देखिए उनका जो परिनिर्वाण हुआ वो भी दूसरों के बचाने के लिए के चक्कर में जो उनको एक बीमारी जो उस टाइम एक फ्लैग फैला था वो लगी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। यानी कि मरते टाइम तक भी उन्होंने अपना जीवन दूसरों को देने वाला काम किया। ऐसे दिल महान पुरुष माता सावित्रीबाई फुले से अगर आप
ढंग से उनकी जीवनी को सुनेंगे तो आपको एक प्रेरणादायक उसमें कहानी मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि आप इस हमारे पूरे एपिसोड को देखें, देख करके, और खासतौर से महिलाओं को मैं अपील करना चाहूंगा कि वो भी इस तरह के काम समाज के प्रति करें, तो एक बहुत बड़ी देश में उपलब्धि महिलाओं के लिए हो सकती है। और बाकी कितनी कितनी कठिनाइयां उन्होंने और उनके हस्बैंड को झेलनी पड़ी, ये सब आपने इस कहानी में सुना। तो और आपकी कोई भी राय हमारे चैनल के प्रति हो या हमें कोई सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि देश विदेश के लोगों को हमारे बहुजन महापुरुषों की ऐतिहासिक जीवनी उन तक पहुंच सके। और क्योंकि आपको वो पीछे जब हम बैकग्राउंड बदल देते हैं तो आपको स्टूडियो नजर नहीं आता है। ये बहुत बड़ा स्टूडियो है हमारे बहुजन समाज का, जो दिल्ली में किसी के पास भी आपको नहीं मिलेगा। कोई हो तो वो अपने को छुपा के रहते हो, मनवादियों के साथ मिलकर रहते हो, तो मैं कह नहीं सकता। और उसके लिए एक बड़ा खर्चा भी करना पड़ता है। ऐसी स्टोरी करने के लिए एक बहुत बड़ा टेक्निकल सेटअप है और एक बिजली का बिल भी बहुत आता है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आर्थिक सहयोग भी आप जरूर करें, चाहे जितना हो सके उतना करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।